ओके क्लास, वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। और बेटा आज हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा हिस्ट्री के जो फर्स्ट 2 चैप्टर जिन्हें हम बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर भी समझते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेकंड वन इज़ हमारा आ जाता है क्या, नेशनलिज्म इन इंडिया। इन दोनों के मतलब कि अगर जो बच्चा पूरे क्वेश्चंस भी ना करे, सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लेना तो आराम से इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ें बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना, और अगर आंसर्स नहीं पता है तो मैंने इस पीडीएफ में पूरा आंसर भी देने की कोशिश की है, तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि क्लास में भी बहुत बार बोलती हूँ क्या कि फर्स्ट जो हमारा ये चैप्टर का है वहाँ पे पता है 2-2 नंबर की या सॉरी 1-1 नंबर के जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वो तो आपको पता ही है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग क्लास में मार्क फिगर करते हैं वो सब कुछ है ही, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैब्रिक्स और योर पेंटिंग। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका आता है क्या, फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड, कि डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। तो हमारे बुक में जो राइट हैंड साइड पे हमने 5 पॉइंट्स बैक टू बैक किए थे, वो यहाँ पे पूरा के पूरे आंसर्स आ जाएंगे। और ये पार्ट तो आपने 9th क्लास में किया है, ना जाने कितने बार पेपर में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वही 5 पॉइंट आपने मेंशन करना है। आंसर लिखने का तरीका क्या है बहुत बार बताया है क्लास में, अभी भी बोल रही हूँ बेटा, 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पॉइंट्स में लिखना। हो सके तो हेडिंग 1 2 3 4 एंड एक एक हेडिंग को 3-4 मत करो 3-4 लाइन में, एटलीस्ट 3 लाइन में एक्सप्लेन ज़रूर करिए। तो हमारा ये एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। कैसे एस्टेट जनरल को हमने क्या किया था, अपना नेशनल असेंबली करके उसका नाम चेंज किया था, वो देख लेना। हाइम्स फिगर कंपोज किए गए, ओथ्स फिगर लिया गया। ठीक है, और जितने भी मार्टियर्स थे उनको याद में उनकी श्रद्धांजलि वगैरह दी गई। सेकंड पॉइंट ये है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे हमने सेंट्रलाइज्ड किया, और उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ को एबॉलिश किया गया। ये चीज़ें एक बार बड़े तरीके से देख लेना आप। रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया, फ्रेंच को मैंडेटरी बनाया गया कि भाई हर कोई फ्रेंच बोलेगा। ठीक है, और उसके बाद इन लोगों ने अपना एक मिशन क्रिएट किया कि भाई फ्रांस ही एक ऐसा एक नेशन है जो बाकी और नेशंस को लिबरेट करेगा। तो कुल मिला के जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी फ्रांस ने ये करने की कोशिश की। ये आपका इसमें का आंसर होगा। अच्छा, फिर आता है नेपोलियनिक कोड 1804 का, मत भूलना, ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में फंसी जाता है, नहीं तो 3 नंबर में ये आपका 1805 का 1804 का नेपोलियनिक कोड आ ही जाता है। तो हमें पता है भाई कि उसने कौन कौन सा रिफॉर्म को किए थे 1804 में। जैसे कि अगर हम बात करें 3 नंबर का क्वेश्चन, तो पूरे के पूरे मत करो, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 आप जो रिफॉर्म्स है ना, अगर वो लिख लेते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई राम कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे कि उसने आपका प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट जितना भी था उसको हटा दिया। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, पीजेंट्स को सर्वडम एंड मिनोरियल ड्यू से मुक्त करा दिया। मिनोरियल ड्यू क्लास में बताया था, मिनोरियल ड्यू इट मीन्स बैक टू बैक हमारी जो फैमिली एंसेस्टर्स के ऊपर जो कर्जे होते हैं वो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर हमारे से हमारे बच्चों पे चढ़ जाते हैं, इसे मिनोरियल ड्यूज बोलते हैं। सब कुछ ख़त्म कर दिया कि भाई पास्ट में जो भी खर्चा वर्चा है आपके ऊपर, जो भी कर्जा वर्जा है, सबको माफ़ी दे देता हूँ। ठीक है, ये काम किया था, तो कुल मिला के अच्छा किया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया था, जो कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे भी रूलर्स के पास गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती थी, तो इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया था, इम्प्रूव किया था। तो एक बार इसे देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, लिबरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इट्स बेटर अगर आप लिबरलिज्म को बहुत तरीके से पढ़ लेना, पॉलिटिकल वे में, ठीक है, सोशल वे में, और इकोनॉमिकल वे में लिबरलिज्म क्या था देख लेना। फ्रीडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे, यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो पॉलिटिकली में इन लोगों ने क्लैरिकल प्रिविलेजेस और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने का डिमांड किया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बोला कि भाई प्रॉपर्टी ओइंग सिर्फ मैन को ही राइट है, जो हमारी औरतें हैं और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन हैं इन लोगों ने भी भाई डिमांड करना शुरू कर दिया अपनी पॉलिटिकल राइट के लिए। और इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इकोनॉमिक में हमारा ये ज़ोल्वेरियन की बात कर लेना, 1834 वाला। ठीक है, कस्टम यूनियन फॉर्म बाय द प्रशिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट जॉइंड इट, राइट। तो ये आप लिबरलिज्म में देख लेना।
अच्छा, उसके बाद कंज़र्वेटिज़्म, येस, ज़ोल्वेरियन अगर आ रहा है पॉलिटिकल लिबरलिज़्म में तो उसमें मेंशन कर लेना है ज़ोल्वेरियन। ज़ोल्वेरियन के बाद हम बात करेंगे कंज़र्वेटिज़्म। कंज़र्वेटिज़्म यानी क्या? एक ये पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी था जो कि ट्रेडिशन पे, कस्टम पे और बिलीव करता था। इनके अकॉर्डिंग भाई डेवलपमेंट हो, कोई बुरी बात नहीं है, बट इट शुड बी ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने बोला था क्या, दे बिलीव्ड इन एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते थे, मोनार्क में बिलीव करते थे, चर्चेस में बिलीव करते थे, सोशल हायरार्कीज में बिलीव करते थे। ये आपका थर्ड जो पॉइंट है, ये बेटा आपके बुक में भी मेंशन है, इसको देख लेना, बहुत बार करेक्ट दिस स्टेटमेंट में ये चीज़ आ जाती है। दे डिडंट प्रपोज रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डे। ये डिडंट हटा करके डिड कर दिया जाता है। इट मीन्स क्या, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो डिड नॉट इज़ द करेक्ट। वो नहीं चाहते थे कि प्री रिवोल्यूशनरी डेज में हम वापस जाएं, ठीक है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है, या तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली या तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। जितने भी यूनिफिकेशन है ना, पक्का कर लेना। ब्रिटेन ऑलमोस्ट इतना नहीं आता है, लेकिन इटली एंड जर्मनी आ ही जाते हैं 3 नंबर में, 5 नंबर में। 5 नंबर में एक हल्का सा एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है इसके साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो करके जाना, भूल के भी इस क्वेश्चन को मत छोड़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 बार क्लास में ही बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। इटली में कितने नाम आते हैं? इटली में हमारा काउंटी कैरमिलो काउर आता है, गैरी बैलेडी आता है, ठीक है, जैस्पी मैजनी आता है, और आप विक्टर एमेन्युअल का नाम याद कर लीजिए, वो आता है, ठीक है। तो इन चारों का नाम रख करके बाकी वही कहानी लिखनी है, ठीक है। 10 बार बताया हुआ है आपको। सर्डिनिया पिडमॉन्ट इटालियन प्रिंसली हाउस का था, ठीक है। और उसके बाद जैस्पी मैजनी ने ट्राई करना शुरू किया, भाई इटली को मैं यूनिफॉर्म करूँगा, सीक्रेट सोसाइटी जो भी उसकी कहानी है वो पूरा लिख देना आप, ठीक। और उसके बाद कैसे उसने सीक्रेट सोसाइटी के चलते हुए कुछ पॉलिटिकल डोमिनेंस के चलते हुए उतना ज़्यादा जो डेवलपमेंट करना था या चाहता था यूनिफिकेशन, उतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन नहीं कर पाया, उसे एग्ज़ाइल में भी भेज दिया गया था। लेकिन जो रूलिंग एलाइट थी वो चाहती थी कि इटली कहीं ना कहीं यूनिफाइड हो, सो दैट कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाए, ठीक है। अब यूनिफिकेशन इटली की बात करें तो ये नंबर ऑफ़ वॉर्स हुए थे। जो काउर था उसने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से फ्रांस और सर्डिनिया के साथ अलाइंस किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया। और जितने भी बहुत सारे वॉलेंटियर्स थे वो गैस्पी गैरिबैलिडी के लीडरशिप में इन लोगों ने इस यूनिफिकेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। एंड फाइनली 1861 में विक्टर एमेन्युअल प्रोक्लेम्ड हुआ यूनाइटेड इटली का रूलर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना 100% मस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1815, मतलब ये जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ बेटा वही क्वेश्चंस कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा हैक्टिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, 101% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कहीं और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ वियना, ड्यूक मेटरनिक का नाम याद कर लेना। ड्यूक मेटरनिक ने एक कोट कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है, चैप्टर में कुछ फ्रांस से रिलेटेड। क्या है कोट, मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख करके। बाकी ऐसे ही बता देना फिर भी। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें पता है जो ब्रैप नेशन, क्लास में कितने बार बताया है, ब्रैप नेशन क्या था हमारा? ब्रैप नेशन हमारा ये था, क्या था हमारा ब्रैप नेशन? देखो, ब्रैप नेशन BRAP, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये बताया था ना। इन सब ने मिलकर के किसको हरा दिया था? नेपोलियन को हराया था, क्योंकि नेपोलियन को हराना किसी एक के बस की बात नहीं थी। तो इन लोगों ने नेपोलियन को क्या कर दिया था? मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। कहाँ ख़त्म किया था? इन द बैटल ऑफ वाटरलू, राइट। तो ये देख लेना। फिर एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी की बात करेंगे। जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ पे बिस्मार्क की बात करेंगे। बिस्मार्क वॉज अ मेन रूलर who not ruler, he was an architect of this unification of Germany, right, जिसने पूरे यूनिफिकेशन को किया था। तो बहुत सिंपल है, 7 सालों में 3 वॉर किया था विद ADF का नाम ज़रूर याद रखना, विद ADF, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, एंड फाइनली किसका विक्ट्री हुआ था? रशियन विक्ट्री हुई थी, और जिससे कि हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ
था। ठीक है, फिर आता है हमारा हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, तो इसमें भाई गिने चुने 5 पॉइंट्स आप लिख देना। कल्चर की बात करें तो हमारी पोइट्री आती है, म्यूज़िक आती है, उसके बाद फीमेल एलिगोरीज की भी इम्पोर्टेंस लिख देना। ठीक है, मैरियाना हो गया, जर्मनी में जर्मेनिया हो गया, लैंग्वेज का रोल हो गया, रोमांटिसिज्म, कल्चरल मूवमेंट को हमने रोमांटिसिज्म कहा है यहाँ पे, और जो फिलोसफर थे हर्डर, दासवॉक, ये सब लिख देना। आराम से नंबर मिलेंगे। फिर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, हमें पता है नेशनलिज्म जो ब्रिटेन का था वो डिफरेंट था पूरे एंटायर यूरोप से, और ब्रिटेन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो बेटा आएगा एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि हमारा एक एमसीक्यू का भी पार्ट बन जाता है, तो एक बार इसको भी देख लेना। और ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, कैसे इंग्लिश पार्लियामेंट ने कैसी पावर को सीज़ किया था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कन्फ्लिक्ट इन बाल्कान एरिया। 5 नंबर का मोटा मोटा क्वेश्चन है ये। 5 नंबर में आप ये पाँचों पॉइंट्स करेंगे, कैसे ये जो कंट्रीज़ थी ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट थी, और कैसे आपस में लोग कन्फ्लिक्ट किया करते थे। ठीक है, धीरे धीरे कैसे ओटोमन एम्पायर में ये डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, ये चीज़ें एक बार देख लेना। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे बाल्कान एक बिग पावर ऑफ राइवलरी बना। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सब के सब स्मॉल कंट्रीज़ के पीछे पड़ गए, और आगे चल कर के ये किसका रीज़न बना, आगे चल कर के ये बेसिकली हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका रीज़न बना। ठीक है, तो ये बाल्कान रीजन। फिर आता है हमारा क्या, हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल सुबह तक देती हूँ। आज के लिए बस आप लोग नेशनलिज्म इन यूरोप करो। कल मैं पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस बैक टू बैक सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चंस बता दूंगी, सो दैट कि आप लोग एक बार क्वेश्चंस देख करके उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, तो एटलीस्ट इतना करिए, उसके बाद कल मिलते हैं। थैंक यू।